हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ओके ओके ओके, सुपर, एकदम बढ़िया। सॉरी फॉर डिले। चलो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में फंस जाता है मामला कभी कभी। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होना है वो क्या है? कॉकरोच। क्लियर है बिल्कुल? तो अब तक हमारा टिश्यू वाला पार्ट एकदम फिनिश हो चुका है। क्विकली रिवाइज कराते हैं और कॉकरोच स्टार्ट कर देते हैं ब्रेन में सेट करके। ठीक है, हाँ बस कभी कभी यार देखो, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन सेंटर अलग है, ऑफलाइन सेंटर अलग है। बीच में ट्रैवलिंग टाइम, बस ऑफलाइन क्लास खत्म होती है दौड़ के भागते तुम्हारे पास आता हूं। ठीक है, तो उसी में कभी कभी बीच में ट्रैवलिंग रास्ते में, ठीक है, जैम तमाम चीजें फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो चलो ठीक है, बस थोड़ा सा कॉपरेट करो यहीं पर ही। ठीक है, कोई नहीं, सब कुछ ओके है, बढ़िया है। अब स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से ब्रेन में एकदम टिश्यू को सेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार तैयार हो। 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा टिश्यू आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करते हैं और कॉकरोच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर तैयार हो तो हैंड रेस करो। अगर पूरा टिश्यू फुल टिश्यू रिवीजन चाहते हो सिंगल शॉट में तो हैंड रेस करो। 15 मिनट में फुल टिश्यू हैंड रेस चाहिए भाई, अगर वाकई में चाहते हो तो। एनर्जी नहीं है, ठीक है, सुबह 7 बजे से क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू, एनर्जी नहीं है तो बस पर आपके हैंड रेस चाहिए मुझे। हैंड रेस तो पूरा टिश्यू। ठीक है, 15 मिनट आपके ब्रेन के अंदर 100। बिल्कुल सही, यानी है बिल्कुल सही। अब देखो यार, अब कराता हूं मैं आपको एकदम ब्रेन में सेट। एक एक चैप्टर ब्रेन की लाइब्रेरी में परमानेंटली कंसेप्चुअल सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी भाई टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। बिल्कुल एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, कहीं कोई इधर उधर डाइवर्जन नहीं, बिल्कुल वो चीज बता रहा हूं जो नीट में आती है, लाइन उठ के आएगी। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम। समझना, जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो इनके बीच में होता है उसको भी मिला दो। ठीक है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओरिजिन टर्म यूज नहीं किया। ठीक है, वहां एक बार को वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, वेरिएशन का मतलब है अलग तरीके से, हम एक टिश्यू की बात नहीं कर रहे। ठीक है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, उसमें से आप समझना, हम ओरिजिन टर्म यहां पे यूज नहीं किया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने 2 ही टर्म यूज किए हैं, वही फोकस करेंगे। सिमिलरिटी, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। आप समझ रहे हो, सिमिलरिटी एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप को टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले एपिथेलियल हमने स्टार्ट कर दिए थे। अगर एपिथेलियल की बात करते हैं तो एपिथेलियल में हमने आपको बताया था बेटा कि एपी मतलब अपॉन, थीलियल मतलब ग्रोथ या कवरिंग। वो टिश्यू जो दूसरे टिश्यू की कवरिंग बनाते हैं, इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू की पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन मैंने एपिथेलियल की, अच्छा, एपिथेलियल का ओरिजिन कई टाइप से हो सकता है। एक्टो भी हो सकता है, मीजो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। डिपेंड करता है वो एपिथेलियल किस रीजन के अंदर है। ठीक है, वो किस रीजन के अंदर है। ठीक है, गट के एपिथेलियल टिश्यू है या एपिडर्मिस के एपिथेलियल टिश्यू है या इंटरनल ऑर्गन के एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, उसके हिसाब से वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू की पोजीशन, भाई जितने भी ऑर्गन होते हैं उसकी आउटर लेयर एपिथेलियल टिश्यू, जितनी भी इंटरनल कैविटीज होते हैं इंटरनल लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इंक्लूडिंग स्किन आल्सो एपिथेलियल टिश्यू, ऑल ग्लैंड्स फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो ध्यान रखना है आपको, इनमें रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। नंबर 1, रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर बहुत लिटिल होता है। ठीक है, पर एवेस्कुलर होते हैं। फिर नरिशमेंट कहां से लेते हैं? आप बोलोगे एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं। नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं। एकदम क्लियर था। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। दीज आर 2 टाइप, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर। सिंगल लेयर की हम बात करते हैं तो मैंने बताया था इंटरनल लाइनिंग ऑफ डक्ट, ट्यूब एंड कैविटी की इंटरनल लाइनिंग इसी से मिलकर बनी होती है।
कहां होते हैं? या डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन जैसी चीजें होती हैं, वहां सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। कंपाउंड कहां होते हैं? जहां पर मल्टीलेयर यानी प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबिडल, सिंपल कोल्यूमिनार। सिंपल स्क्वैमस की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट या टेसिलेटेड। पेवमेंट सभी सिंपल को बोल सकते हो। पेवमेंट का मतलब है फ्लैटेंड टाइल लाइक, फ्लैट टाइल जैसे, फ्लैटेंड टाइल लाइक स्ट्रक्चर आएगा पेवमेंट। पर टेसिलेटेड सबको नहीं बोलोगे, जहां पर इरेगुलर मार्जिन होंगे, इरेगुलर मार्जिन होंगे उसको हम टेसिलेटेड टर्म यूज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा सिंपल का काम क्या होता है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आप क्या बोलने वाले हो? सर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। मैं आपसे पूछूं एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहां होता है? वोमेन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनेले। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां होता है? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ हार्ट ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा बॉडी कैविटी में तो आप मीजोथीलियम बोलोगे। मीजोथीलियम इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी लाइक हार्ट की कैविटी पेरिकार्डियल, लंग्स की कैविटी प्लूरल, और बॉडी ऑर्गन के जिसमें होते हैं उसको विसरल कैविटी बोलते हैं। उन सबकी इंटरनल लाइनिंग किससे मिलकर बनी होती है? मीजोथीलियम। ओके, समझ में आ गया? एकदम क्लियर। मीजोथीलियम बिल्कुल बिल्कुल। गट की जो चारों तरफ सीरोसा होती है ना, वो भी मीजोथीलियम का ही पार्ट है। बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां तक क्लियर था बेटा। अब बात करते हैं क्यूबोइडल। अगर क्यूबोइडल की बात करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्मल क्यूबोइडल, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल, ठीक है। नॉर्मल क्यूबोइडल की बात करते हैं तो कहां होते हैं भाई? ग्लैंड्स में बताओ, वेसिकल्स ऑफ थायराइड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पूछते हैं आपसे, ठीक है, डक्ट में बताओ, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, सिंगल लेयर क्यूबोइडल। अगर आपसे गोनैड्स में पूछते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछते हैं गोनैड्स के अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो क्या बोलोगे भाई? क्यूबोइडल ही होते हैं। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल, असेंडिंग में नॉर्मल क्यूबोइडल, डीसीटी के अंदर नॉर्मल क्यूबोइडल, और कलेक्टिंग डक्ट में ऑल्सो नॉर्मल क्यूबोइडल। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल हो गए। हो गया ना? अब कॉल्यूमिनार, कॉल्यूमिनार के केस में क्या बताया था भाई? कॉल्यूमिनार कॉलम शेप होते हैं, कॉल्यूमिनार कॉलम शेप होते हैं, न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, प्रेजेंट नियर द बेस, प्रेजेंट नियर द बेस। क्लियर है बिल्कुल? चलो, अगर कॉल्यूमिनार की बात करते हैं तो गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंटेड इन कॉल्यूमिनार, या कॉल्यूमिनार का मॉडिफिकेशन, कॉल्यूमिनार का मॉडिफिकेशन यानी सीडोस्ट्रेटिफाइड। याद आ गया? सीडोस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो ये सिलिएटेड भी हो सकते हैं कॉल्यूमिनार, ठीक है। ये नॉन इसमें काइनोसिलिया भी हो सकते हैं, स्टीरियोसिलिया भी हो सकते हैं, ये ब्रश बॉर्डर्ड भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल कहां मिलते हैं? आपकी गट के ट्रैक में मिलने वाली जो ग्लैंड्स होती है उनमें नॉर्मल कॉल्यूमिनार होते हैं। आपके गट का जो ट्रैक होता है, गॉल ब्लैडर होता है, उसमें ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं काइनोसिलेटेड कॉल्यूमिनार, तो काइनो यानी मोटाइल सीलिया, तो मोटाइल सीलिया कहां मिलेंगे? फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलते हैं, यहां मोटाइल सीलिया होते हैं, ठीक है। और नॉन मोटाइल सीलिया के एग्जांपल 3 लिखाए थे, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और इंटरनल ईयर। क्लियर है बिल्कुल? समझ रहे हो बेटा? समझते जाओ। देखो एनर्जी लेवल कम है, ठीक है। जस्ट अभी मैं 2 घंटे क्लास लेकर के आ रहा हूं, दौड़ का भागता हुआ, ठीक है। मैंने, मेरे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे, भागो भागो तेजी से, ठीक है। भाग करके अगेन रिवीजन स्टार्ट कर दिया, नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक है। एनर्जी की जरूरत पड़ती रहेगी तो बीच बीच में एनर्जी देते रहना, ठीक है। एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, एनर्जी मिलती रहेगी तो काम बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात करते हैं, यहां तक क्लियर था कॉल्यूमिनार, कोई डाउट नहीं होगा। कॉल्यूमिनार की बात हमने बात की थी, कॉल्यूमिनार की बात हमने बात की थी भाई, तीनों हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन है? सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉल्यूमिनार का मॉडिफिकेशन ग्लैंड्स होते हैं। सिंपल क्यूबोइडल एंड सिंपल कॉल्यूमिनार का मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन मत भूल जाना। अगर हम क्यूबोइडल और कॉल्यूमिनार के फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या बताए थे हमने? सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। बस बस, एनर्जी मिल रही है, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। ये सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ध्यान रखना, क्यूबोइडल का भी फंक्शन है और कॉल्यूमिनार का भी फंक्शन है। क्यूबोइडल का भी है, कॉल्यूमिनार का भी फंक्शन है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना है। पर ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं तो ग्लैंड्स भाई सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं,
एब्जॉर्प्शन में नहीं, सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यूबिडल और कॉल्यूमिनार के मॉडिफिकेशन से तो ग्लैंड बन रहे हैं। अच्छा, ग्लैंड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ मोड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, या सीक्रेशन का मोड पूछे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डक्ट पूछो पहले, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सीक्रेशन, एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन। तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से यूनी और मल्टी, एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है। यूनी में 2 एग्जांपल याद रखो, पेनिस सेल और गोबलेट सेल जो म्यूकस को रिलीज करते हैं, जिसको छोड़ करके ऑल आर मल्टी सेलुलर, ऐसे याद रखो। अगर मैं एक्सो, एंडो और हेटेरोक्राइन की बात करता हूं तो एक्सोक्राइन के अंदर बस यही एनर्जी। एक्सोक्राइन की अंदर बात करते हैं तो एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, अपने सेक्रेटरी सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट के ऊपर जाकर रिलीज करते हैं, डायरेक्ट टारगेट के ऊपर जाकर के क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, इनके पास डक्ट होती है, अपने सेक्रेटरी सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट के ऊपर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वो कौन होते हैं, एक्सोक्राइन। म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल में डक्ट नहीं होती, पर फिर भी अपने सेक्रेटरी सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज कर लेते हैं। सो इट इज इंक्लूडेड इन एक्सोक्राइन, ठीक है। तो आप कैसे याद रखना है, अच्छा, एंडोक्राइन डक्टलेस, अपने सेक्रेटरी सब्सटेंस को बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं। हेटेरोक्राइन दोनों टाइप के, तो दोनों टाइप के तो आपको याद रहेंगे, टेस्टिस, ओवरी और पैनक्रियास। भाई एंडो की बात करते हैं, ऑल हार्मोन रिलीजिंग, इनको छोड़ करके जो भी दिमाग में आ रहा है, ऑल आर एक्सोक्राइन, बस सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। चाहे वो म्यूकस रिलीज करे, या वो मिल्क रिलीज करेगी, वो टीयर्स रिलीज करे, सलाइवा रिलीज करे, एंजाइम रिलीज करे, एटसेट्रा, ऑल आर एक्सोक्राइन। ट्रिक से याद करो, परमानेंटली सेट होगा। आगे हमने बात की थी बेटा भाई मोड ऑफ सीक्रेशन। भाई नॉर्मल जो इतने भी सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो मीरोक्राइन होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू अपने सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर हम एपोक्राइन की बात करते हैं, 2 एग्जांपल, एक तो मेमेरी ग्लैंड और एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड। नॉर्मल स्वेट ग्लैंड मीरोक्राइन, पर एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड विल प्रेजेंट इन आर्मपिट्स, तो क्या बोलने वाले हो इनको, जो आर्मपिट्स के अंदर होते हैं या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के आसपास भी होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, आप बोलोगे एपोक्राइन। अच्छा, मीरो और होलोक्राइन, एंटायर सेल रिलीज द सिक्रेशन, तो आप बोलोगे एंटायर सेल रिलीज द सिक्रेशन, तो आप क्या बोलने वाले हो, ऑयल एंड वैक्स रिलीजिंग ग्लैंड, इनको सीबेसियस ग्लैंड भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीबेसियस ग्लैंड। हुआ ना, हुआ सेट, एकदम बेहतरीन। अब कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, मल्टीलेयर फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं। स्ट्रेचेबल की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं, सो इट इज कॉल्ड यूरोथेलियम, क्लियर है। और नॉन स्ट्रेचेबल की अगर बात करते हैं, अच्छा, यूरिनरी सिस्टम का मतलब है पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। नॉन स्ट्रेचेबल की बात करते हैं, इसको कॉमनली स्ट्रेटिफाइड टर्म यूज करोगे। इनको क्लासिफाई कर सकते हो कैसे, स्क्वैमस, क्यूबेडल, कॉल्यूमिनार। स्क्वैमस को डिवाइड कर सकते हो क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज का मतलब जहां क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा। क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन कहां होगा, जहां डेड लेयर होती है, लाइक हेयर, लाइक स्किन, समझ रहे हो, लाइक नेल्स, ठीक है। ये कैसे हो गए, क्रेटिनाइज। और नॉन क्रेटिनाइज गट में कहां होंगे, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल। फीमेल के केस में वजाइना, हाँ आईज में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कॉर्निया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा, इसके अलावा हम बात करते हैं तो स्क्वैमस बताए थे हमने। स्क्वैमस डक्ट में होते हैं, एक लेयर वाले स्क्वैमस छोटे छोटे डक्टों में, मल्टीलेयर स्क्वैमस बड़े बड़े डक्टों में, सिक्रेटरी ग्लैंड जैसे पेनक्रियाज, एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, ठीक है। तो एकदम क्लियर था, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई, ये भी क्लियर हो गया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड के बाद हमने बात की थी, अच्छा कॉल्यूमिनार होता है क्या, कॉल्यूमिनार, एनल कैनाल और कंजक्टिवा ऑफ आईज, 2 एग्जांपल लिखा दिए थे, ठीक है। अब जंक्शन की बात की थी एपिथेलियल के अंदर। जंक्शन मतलब कनेक्टर। मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू में मोस्टली जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं, मोस्टली जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है। सुपर 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 सुपर, बस आग लगाते रहो, ठीक है, और समझते रहो। एक जब रिवीजन होगा ना, रिवीजन को एकदम फोकस करना, क्योंकि रिवीजन एकदम ब्रेन मैप बना देता है, ब्रेन के अंदर मेमोरी को परमानेंट कर देता है। ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, पर टीचर की दम निकल जाती है, मैं सच कह रहा हूं। गले में सॉइलिंग आ जाती है, पूरी दम निकल जाती है पूरे चैप्टर को एक साथ लेकर के आने में, ठीक है। जो मैं स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूं, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी। अगर आप मुझसे कहोगे सर उनकी तरह कराओ, उसकी तरह कराओ, नहीं, मेरी अपनी, हर टीचर की अपनी एक स्टाइल होती है, मेरी अपनी स्टाइल है, ठीक है।
और मुझे अपनी स्टाइल के ऊपर कंप्लीटली भरोसा है, पूरा फेथ है कि इस स्टाइल से मैं बच्चों का सिलेक्शन दे पा रहा हूं इतने सालों से और आगे भी दूंगा बेटा, ठीक है। तो कुछ बच्चों के कमेंट पढ़े थे मैंने, इसलिए ये वाली बात अचानक ध्यान आ गई मुझे कि सर ऐसा नहीं, ऐसा वैसा, जो है ऐसा है। और जो टीचर अपनी नेचुरल फॉर्म में पढ़ाता है बेहतर पढ़ाएगा, और जो समझ रहे हो अपनी फॉर्म चेंज करेगा, नकल करेगा किसी की, नेचुरलिटी रहेगी ही नहीं। बिंदास चलने दो, जो टीचर को कंफर्ट जोन में उस कंफर्ट जोन में पढ़ाने दो, क्योंकि वो अपनी नेचुरल फॉर्म है, ये अपना खुद क्रिएट किया हुआ फॉर्म है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो अब हम बात करते हैं किसकी, भाई कंपाउंड भी हो गए हमारे, जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन की बात करते हैं, लीकेज को रोकते हैं, ठीक है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, एनसीईआरटी की लाइन। टाइट जंक्शन कहां होते हैं भाई, पानी पिया, स्टमक लीकेज नहीं होगी, इंटेस्टाइन लीकेज नहीं होगी, यूरिनरी ब्लैडर लीकेज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहां लगे हैं टाइट जंक्शन। फिर हमने बात की थी टाइट जंक्शन की बात किसकी बात की थी, ध्यान से देखो, टाइट जंक्शन की बात किसकी बात की थी, टाइट जंक्शन की बात की थी एडहेरेंस। एडहेरेंस मतलब बांधना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मोसोम्स। क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स, ठीक है, इनको डेस्मोसोम्स ही बोलते हैं, बांधने का काम करते हैं, सारे एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं एडहेरेंस के बाद क्या आया था, गैप। ये इनको इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन जंक्शन, कि दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, समझ रहे हो, फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल, सो इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन जंक्शन या गैप जंक्शन। आई बेटा, आ गई डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, सुपर। कॉकरोच तो आज चालू करेंगे भाई, ठीक है। मैं तो बच्चों के कमेंट पढ़े थे, सर थोड़ा सा रिवीजन, तब पूरा ही रिवीजन ले लो भाई, तुम थोड़ा मांगोगे हम ज्यादा देंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, तुम थोड़ा मांगोगे हम ज्यादा देंगे, इतना देंगे कि एकदम ब्रेन में सेट हो जाए, ठीक है। चलो खैर, अब हमने भाई जंक्शन वाली बात हमारी क्लियर हो गई, हम आ गए थे किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन अवर बॉडी, ठीक है। कंपोजिशन की बात की थी, तीन बेसिक कंपोजिशन है, मैट्रिक्स होता है, फाइबर होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लाइक जीएजी, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। इनको जो मोस्टली मैट्रिक्स हमारे अंदर होता है किस फॉर्म में होता है, हाइलुरोनिक एसिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स के अलावा, फाइबर थ्री टाइप के हो सकते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। कोलेजन व्हाइट कलर के होते हैं, इलास्टिन येलोइश होते हैं, और रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं वो थिन नेटवर्क ऑफ कोलेजन विद सराउंडेड बाय रेटिकुलिन प्रोटीन, रेटिकुलर फाइबर हो गए। अच्छा, सेल्स, मेसेंकाइमल सेल्स थे, स्टेम सेल्स, प्लाज्मा सेल्स थे, फाइब्रोब्लास्ट थे, मैक्रोफेज तो आप जानते ही हो। इसके अलावा प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाते हैं, ये सेल आपके कनेक्टिव टिश्यू में मोस्टली सभी जगह मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा हमने बात की थी, क्लासिफिकेशन कराया था, तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड। प्रॉपर के अंदर क्या आ गए, लूज और डेंस, स्पेशलाइज्ड में क्या आ गए, फ्लूइड और स्केलेटल। फ्लूइड हमने यहां नहीं पढ़ा है आपको, आगे ब्लड में पढ़ाने वाले हैं। स्केलेटन में बोन और कार्टिलेज मैंने करा दिया था, पर डिटेल में हम बोन में ही पढ़ते हैं, पर बेसिक टिश्यू वाला पार्ट पूरा करा दिया मैंने, ठीक है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो एरोलर और एडिपोज। डेंस की बात करते हैं, डेंस रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। अब एरोलर पर आ जाओ। एरोलर का मतलब है जो एरियोला को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एरियोला को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एरियोला क्या होता है, एरियोला की अगर बात की जाए तो उसको बॉडी स्पेस बोलते हैं, हमारे बॉडी की स्पेस को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी स्किन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं, स्किन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा इनको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी ऑर्गन और बॉडी कैविटी के मिड में होते हैं। क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे हमने बात की थी एडिपोज, भाई इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट, ठीक है। कहां होते हैं, ये हमारे ऑर्गन के अराउंड होते हैं, लाइक हार्ट, आई बॉल, ठीक है, किडनी, तो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। स्किन के नीचे होते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। इनको व्हाइट और ब्राउन में डिवाइड किया है, ठीक है। व्हाइट होते हैं क्योंकि उनके अंदर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट्स नहीं होते। ब्राउन होते हैं क्योंकि उनके अंदर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन की अगर बात की जाती है तो ब्राउन के अंदर स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, ठीक है। इनमें फाइबर तो दोनों में कम होते हैं, ठीक है, पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाइट में उल्टा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, एक सिंगल फैट ड्रॉपलेट होता है, बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं होता। व्हाइट कहां मिलते हैं,
कैमल के हम्प में मिलते हैं, येलो बोन मैरो में मिलते हैं, और ब्लबर 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 ऑफ एनिमल, ठीक है, थिक लेयर ऑफ फैट, और एडल्ट की बॉडी में व्हाइट ही होते हैं, ठीक है। ब्राउन की बात करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी में ब्राउन होते हैं, और हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें भी ब्राउन फैट होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है बिना मेहनत के, समझे। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर, ओरिएंटेशन ऑफ कोलेजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर, रेगुलर पैटर्न इन मैट्रिक्स, डेंस रेगुलर, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो बोन को मसल से जोड़ता है, टेंडन क्या होता, किससे, साइटोप्लाज्म में क्या मिलते हैं, थिक थिक कोलेजन फाइबर। लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को बोन से जोड़ते हैं वो लिगामेंट होते हैं। इसमें होता क्या है भाई, येलो कलर के, ठीक है, इलास्टिन फाइबर होते हैं, पर स्मॉल अमाउंट में कोलेजन फाइबर भी यहां होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, समझे। यहां तक कोई डाउट शाउट, एकदम सेट है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आगे हमने बात की थी इसके अलावा भाई इरेगुलर, तो इरेगुलर येलो और व्हाइट में डिवाइड कर सकते हो इरेगुलर को, ठीक है, कर सकते हो आपके मन अगर आता है तो। बस ध्यान रखना कि व्हाइट टर्म आएगा तो जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी आउटर कवरिंग व्हाइट से मिलकर बनी होती है। ऑर्गन जैसे लंग्स के अंदर आउटर कवरिंग नहीं बोलोगे, जहां इलास्टिसिटी होती है तो वहां पर येलो कलर के होते हैं लंग्स के अंदर, और जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी आउटर कवरिंग व्हाइट से मिलकर बनी होती है, जैसे पेरी ऑस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, जैसे जैसे ग्लिसन्स कैप्सूल, पेरिकार्डियम, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी हुई प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। डर्मिस में भी यही होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया, तो ये कनेक्टिव टिश्यू भी आपके कंप्लीट हो गए भाई, ठीक है। अब हमने आगे बात की थी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो स्पेशलाइज्ड में हमने, अच्छा स्पेशलाइज्ड में हमने किसकी बात की थी, दो, कार्टिलेज और बोन, या तो लास्ट लेक्चर में बताया था। कार्टिलेज का कंपोजिशन वही है, बस मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं, बस कार्टिलेज में जो डिवीजन की चीज होती है वो एक ही है, क्या, एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला भी था, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में क्या याद रखना है आपको, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज होती है और फाइब्रस, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है, ठीक है। हाइलिन के मैंने एग्जांपल कितने बताए थे, हाइलिन के एग्जांपल 6 बताए थे मैंने, याद हो आपको, कैसे याद रखोगे, सेप्टम ऑफ नोज, टिप नहीं, सेप्टम ऑफ नोज, आगे बढ़ो, लैरिंग्स, आगे बढ़ो, शी शेप ट्रैकिया, ट्रैकिया में शी शेप हाइलिन कार्टिलेज, ट्रैकिया ही नहीं पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर स्टर्नम कॉस्टल कार्टिलेज, फिर बोन के अंदर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, हेड ऑफ बोन और एपीफाइशियल प्लेट विच प्रेजेंट इन मेटाफाइसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइलिन कार्टिलेज। अरे आ गई बेटा। हाइलिन के बाद हमने बात की थी इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बताए थे मैंने, ठीक है भाई, पिन ऑफ ईयर, अंदर एक ट्यूब होती है यूस्टिकेशियन ट्यूब, दो एग्जांपल हो गए, टिप ऑफ नोज और एपिग्लोटिस, फिनिश। फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कोलेजन फाइबर के डिपोजिशन से बनते हैं। इनकी अगर बात करते हैं तो ये कहां देखने को मिलते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज, तो फाइब्रस कार्टिलेज मिलते हैं बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क और दो पेल्विक बोन के जो हाफ पार्ट होते हैं उसके बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस। हुआ याद नहीं हुआ, पूरी कार्टिलेज ब्रेन में सेट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद बोन्स, तो बोन्स में मैंने बताया था भाई कार्टिलेज प्लाइबल होते हैं, हार्ड नहीं होते, सॉलिड होते हैं, जबकि बोन सॉलिड होते हैं पर हार्डनेस होती है, नॉन प्लाइबल होते हैं, कंप्रेस करोगे टूट जाएंगे, ठीक है। कंपोजिशन के अंदर वही वहां पर कॉन्ड्रो यानी कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट, यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। कंपैरिजन क्लियर हो गया। फिर बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने समझाया था भाई, बोन के अंदर जो आउटर लेयर होती है पेरियोस्टियम, अंदर की एक लेयर होती है एंडोस्टियम। अगर आप कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो लॉन्ग बोन में दो हेड रीजन होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डायफाइसिस, जहां दोनों जोड़ते हैं उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं, याद आया, मेटाफाइसिस, जिसमें एक प्लेट होती है एपीफाइशियल प्लेट जो बोन की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है। जब तक ये कार्टिलेजिनस प्लेट है तब तक आपकी हाइट बढ़ेगी, जिस दिन कार्टिलेजिनस प्लेट बोन में कन्वर्ट हो गई फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गया था, चलो बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या काम किया, जो बोन के हेड वाले रीजन थे उसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं और बीच वाले पार्ट को कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। स्पॉन्जी क्यों, क्योंकि अंदर से होलो है, कैविटीज हैं, क्योंकि ट्रेबेकुले बोन प्लेट देखने को मिलते हैं, उसके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कौन कर लेता है, रेड बोन मैरो, और सेंटर में क्या होती है, साफ्ट, साफ्ट में क्या भरा हुआ है, येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो की अगर बात करते हैं तो इसमें एरुलर टिश्यू,
चाहो लिख लेना इस वाली बात को। रेड बोन मैरो इज इक्वल टू एरुलर, एरियोलर, रेड बोन मैरो इज इक्वल टू, उसमें देखो एरुलर बहुत अच्छे खासे होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसके अलावा उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल को, भाई मेनली तो स्टेम सेल है, ध्यान रखना है। रेड बोन मैरो की अगर बात की जाए तो उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, स्पेशली स्टेम सेल्स होते हैं, जो ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, मतलब इसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। तो क्वेश्चन आएगा बोन का कौन सा पार्ट हीमोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिफाइसिस या डायएफाइसिस? आप लोग एपिफाइसिस। सॉफ्ट बोन या कॉम्पैक्ट बोन? सॉफ्ट बोन। स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन के अंदर हीमोपोइसिस होती है, समझना मेरी बात। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हीमोपोइसिस नहीं होती। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का बनना, हीमोपोइसिस का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड का बनना। ओके, आई या नहीं आई? कुछ गधे नोट्स, गधे बच्चे होते हैं, सर शॉर्ट नोट्स, सर शॉर्ट नोट्स। अबे भाई ये पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, ठीक है। लकीर के फकीर मत बनना बेटा, लकीर के फकीर बन गए तो तुम बस रोते चिल्लाते रह जाओगे। बुद्धि दी है, इसको यूटिलाइज करना, ठीक है। अभी कुछ बातें बताई थी, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, टारगेट मिल जाएगा। नहीं समझ पाए तो टारगेट नहीं मिलेगा, भटकते रहोगे। आगे बढ़ते हैं। गले की बैंड बजा लेता हूं पूरी की पूरी, ठीक है, कुछ बचता ही नहीं है शरीर के अंदर, फिर भी सुनो, फिर भी पूरा दम लगा रहा हूं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्पॉन्जी बोन के अंदर हैवर्शियन कैनाल नहीं होते, जबकि अगर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन तो हैवर्शियन कैनाल होते हैं, और हैवर्शियन कैनाल के अंदर आर्टरी, वेन, कैपिलरी सब कुछ होता है। और दो हैवर्शियन कैनाल को इंटरकनेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वॉल्समैन कैनाल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ गए? समझ गए ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बोन वाला स्ट्रक्चर एकदम क्लियर था। हैवर्शियन कैनाल वाला पार्ट मैंने समझा दिया था। और एक हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ मैट्रिक्स रिंग की फॉर्म में होता है, इसको हैवर्शियन सिस्टम बोल देते हैं, हैवर्शियन सिस्टम। एक कैनाल के अराउंड ढेर सारी रिंग्स हैं, हैवर्शियन सिस्टम, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोन वाला पार्ट तो लास्ट में क्लियर करा दिया था। अब बताओ, यहां तक कंप्लीट हो गया भाई, ये टिश्यू वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें दो बातें बता दी थी मैंने, टाइप्स ऑफ बोन। तो टाइप्स ऑफ बोन में ध्यान रखना है आपको, एक तो रिप्लेसिंग बोन होते हैं जो कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनते हैं, ठीक है, रिप्लेसिंग बोन मैक्सिमम यही होते हैं। लिम्स बोन, गिडल बोन सब रिप्लेसिंग बोन है, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं डर्मल बोन, ठीक है, डर्मल बोन या मेम्ब्रेनस बोन, ये मेम्ब्रेन के ऑसिफिकेशन से बनते हैं। जैसे फ्लैट बोन, स्कल के बोन हो गए, फेशियल बोन हो गए, क्लैविकल बोन हो गई, सब क्या है? फ्लैट बोन है, ठीक है। एक हमने बात की थी सिस्मोइड बोन, ठीक है, पटेला बोन, नी कैप, जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है। यहां आके फिनिश होता है आपका पूरा 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 पार्ट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? टाइम थोड़ा चला गया, दम थोड़ी निकल गई, पर टिश्यू आपका पूरा रिवाइज करा दिया, पूरा। चलो एकदम क्लियर है। करना स्टार्ट। कॉकरोच, सुपर। आगे आने वाले 2 से 3 लेक्चरों में हम कॉकरोच, 3 लेक्चर मान लो, 3 लेक्चर में कॉकरोच विद क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा करने वाले हैं, ठीक है। कॉकरोच विद पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज हमारा जो टारगेट होगा कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी है। पहले मैं एनसीईआरटी की 2-3 लाइनें बताऊंगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है इंपॉर्टेंट लाइनों से, वो देख लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी पहले तो बताती है किसके बारे में? कांच का कप है, कांच का कप, ठीक है ठीक है ठीक है। गरम गरम चाय, चलो भाई।
अब एनर्जी देगी आपके लिए खतरनाक वाली एनर्जी। एनसीईआरटी की 2 लाइनें बता रहा हूं। पहली लाइन में ये बताना चाहूंगा कि भाई कॉकरोच किसके अंदर आता है, ऑर्थोपोड्स, फाइलम ऑर्थोपोडा। कॉकरोच किसमें इंक्लूड है, फाइलम ऑर्थोपोडा, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको नोटबुक पे लिख लेना, बस उन्हीं लाइन को लिखना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। पूरा पैरा नहीं छापना है, जो 2-3 लाइनें मैं अंडरलाइन करूंगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि कॉकरोच किस फाइलम को बिलोंग करता है, फाइलम ऑर्थोपोडा। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ बताएंगे एक एक चीज। तो फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा को बिलोंग करता है, ये याद रखना है आपको कॉकरोच के केस में। दूसरा पता है, ऑर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ऑर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कौन होता है, मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम मोलस्का, ठीक है। ऑर्थो, ऑर्थो मतलब समझते हो, कई टर्म आ गया ऑर्थो, ऑर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लेग, अपेंडेजेस। तो कॉकरोच के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड पैर, कैसे, जॉइंटेड पैर। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस जहां मिलेंगे वो कौन होगा, कॉकरोच, मतलब सारे इंसेक्टा या ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं ऑल, उनके अंदर क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड लेग होते हैं ऑर्थोपोड्स के अंदर। जानते हो ये कैनिबलिज्म शो करता है, ये अपनी स्पीसीज को ही खा जाता है, अपनी ही स्पीसीज को खा जाता है। ये ओमनीवोर्स है, सब कुछ खा लेता है, ठीक है। लकड़ी मिले उसको भी खा लेगा, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसकी गट में ट्राइकोनिम्फा नाम का प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। शायद अगर आपने एवोल्यूशन अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें बताया जाता है कि उस युग में जब जीवन नहीं था, उस युग में जो पहाड़ मिलते थे उनको, उस युग को बोलते थे ए जॉइक। ए मतलब एब्सेंट, जॉइक मतलब जंतु, जीव नहीं थे, ए जॉइक। उस जीव, उस युग की बात कर रहे हैं। उस युग के रॉक्स जो मिले हैं ना हमें, उनके अंदर हमें कुछ फॉसिल मिले हैं, जीवाश्म फॉसिल जानते होगे। तो उन जीवाश्म फॉसिल वो किसके थे, जेंट ऑर्थोपोड के फॉसिल थे। भाई जेंट ऑर्थोपोड उस युग में क्या कर रहे हैं भाई, उस युग में तो जीवन ही नहीं था। तभी तो एक थ्योरी दी गई है एवोल्यूशन में, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, प्रलयवाद, प्रलयवाद। ये थ्योरी बोलती है कि समय समय पर प्रलय आती है, जीवन नष्ट हो जाता है, कुछ बचते हैं वो जीवन को फिर से प्रारंभ करते हैं। हाँ समझ रहे हो ना। तो वो क्या करते हैं बेटा, धीरे 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 समय के साथ, ठीक है, प्रलय आती है, जीवन नष्ट होता है और फिर से जीवन प्रारंभ होता है। देखा भी होगा, डिस्कवरी में दिखाया भी है कि अगर इस बार जीवन नष्ट हुआ तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, एटॉमिक वॉर। अगर एटॉमिक वॉर हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पर फिर भी कोई जीव ऐसा है जो बचेगा, वो यही जीव है, यही जीव है ऑर्थोपोड्स, कॉकरोच, ये बचेंगे। क्योंकि नेचर ने इनको कुछ इस तरीके से बनाया है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में कैपेबल हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ना मिले अपनी स्पीसीज को खा जाएंगे, कैनिबलिज्म शो करते हैं, ओमनीवोर्स हैं, ऑर्थोपोड में आते हैं, कम से कम वाटर में सरवाइव करने में कैपेबल हैं। इनके ऊपर काइटिन की एक लेयर होती है जो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन से इनको प्रोटेक्ट कर लेती है भाई। तभी तो उस युग में भी ये थे जब प्रलय आई थी, जेंट ऑर्थोपोड, उनके फॉसिल मिले। इनको क्या बोलते हैं, ट्राइलोबाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइलोबाइट्स, ठीक है। कार्टून्स में भी दिखाया गया है, कुछ कार्टून्स में डोरेमोन, डोरेमोन कार्टून देखा होगा ना आपने, डोरेमोन, डोरेमोन, कितने लोगों ने डोरेमोन देखा है, बड़ा फटाफट बताओ, डोरेमोन। चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। डोरेमोन, अच्छा कई लोगों ने देखा है डोरेमोन, बहुत बढ़िया। तो डोरेमोन में ये तो बताया क्या है भाई, वो खुदाई करते हैं तो उनको कुछ फॉसिल मिलते हैं, जीवाश्म, ठीक है। तो उससे वो कहते हैं कि भाई क्या है, ये तो ट्राइलोबाइट्स हैं। तो ट्राइलोबाइट्स उस युग में मिलते थे या उस युग की रॉक्स में मिले हैं जब जीवन नहीं था, एजॉइक। उनका मिलना ये इंडिकेट करता है कि लाइफ पहले भी थी और फ्यूचर में भी अगर एटॉमिक वॉर हुआ तो फिर भी लाइफ बचेगी। जो लाइफ बचेगी वो कहीं ना कहीं ऑर्थोपोड ही होंगे, ठीक है। तो फाइलम ऑर्थोपोड, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर मैं ऑर्थोपोड की बात करता हूं, ठीक है, इसमें कॉकरोच की बात करता हूं,
तो दो क्वेश्चन बनते हैं जैसे बच्चा समझ नहीं पाता, एक तो साइज ऑफ कॉकरोच पूछेगा, एक साइज ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो आपके सिलेबस में है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना आपके सिलेबस में है। कॉकरोच की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ब्लाटा ओरिएंटलिस, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो आपके सिलेबस में पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज भी पूछ सकता है, कॉकरोच की रेंज भी पूछ सकता है, कॉकरोच के साइज की रेंज क्या होती है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी रेंज ध्यान रखनी है, साइज रेंज। अगली लाइन आप लिखोगे नोट्सों में, 1.4 इंच से लेकर के 3 इंचेस, और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन यहां बनेगा, ठीक है। सेंटीमीटर के अंदर और इंचेस के अंदर क्या पूछेगा, वो नॉर्मल कॉकरोच की रेंज पूछेगा, ठीक है। तो साइज ऑफ नॉर्मल कॉकरोच रेंज फ्रॉम दिस टू दिस, अगली लाइन ये आएगी आपके नोट्सों पर। इसके बाद जो लाइन आएगी वो आएगी पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज क्या है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज क्या है। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के साइज की बात आएगी तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो आपके सिलेबस में अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिका से इंडिया में आया था, इंडिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला कॉकरोच यही है। इसका साइज क्या होगा, इसका होगा 34 से लेकर के 3453, ऐसे 34 से लेकर के 53 मिलीमीटर। ये दो साइज आपको ध्यान रखने हैं। नॉर्मल कॉकरोच का साइज नोट कर लो, नॉर्मल कॉकरोच का साइज और पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज, ठीक है। तो हम ऑर्थोपोडा पढ़ रहे हैं, नॉर्मल कॉकरोच और पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर रहे हैं, ये आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं साइज। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो अगर हम इसके बाद अलावा बात करते हैं तो कॉकरोच की हम बात करेंगे। अभी बताया ये नॉक्टर्नल होता है, रात्रिचर, ये लाइन लिख लेना पूरी की पूरी। रात्रिचर होता है, ओमनीवोर्स होता है, लाइव इन डैम प्लेसेस, जहां डैम प्लेसेस होते हैं, गंदे और नम स्थान, वहां मिलता है। पूरी दुनिया में मिलते हैं कॉकरोच, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कॉकरोच ना हो, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो ये डायरेक्टली पूछी जाती है। और ये भी क्वेश्चन आता है, ये कई बीमारियों के लिए वेक्टर का भी काम करते हैं, सीरियस पेस्ट वेक्टर ऑफ द सेवरल डिसीज, ये लाइन भी पूछी जा सकती है। तो ये कुछ लाइन मैंने अंडरलाइन की है, ये डायरेक्टली नोटबुक पे आपकी आ जानी चाहिए, सिर्फ ये वाली लाइन, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, ये लाइन आपकी नोटबुक पे चाहिए मुझे, यस, ठीक है, यही लाइन चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अभी मैंने बेसिक बातें बताई हैं कि ऑर्थोपोड की अगर हम बात करते हैं, किस भाई कॉकरोच किस फाइलम में आता है, ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। ऑर्थोपोडा की प्रॉपर्टी क्या है, कॉकरोच की प्रॉपर्टी क्या है। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है, ऑर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब लैग, अपेंडेजेस। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कॉकरोच पढ़ने वाले हैं। कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं तो ओमनीवोर्स होता है, नॉक्टर्नल रात्रिचर, रात के टाइम पर जो एक्टिव होते हैं, जो दिन के टाइम पर एक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाईयूर्नल, ठीक है। डाईयूर्नल जो होते हैं वो दिन के टाइम एक्टिव होते हैं, और नॉक्टर्नल होते हैं वो रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये नॉक्टर्नल है, ओमनीवोर्स है, कैनिबलिज्म शो करता है। कैनिबलिज्म का मतलब है ये अपनी स्पीसीज को खा जाता है। ये कहां पर भाई, कहां देखने को मिलते हैं, डैम प्लेसेस पर देखने को मिलते हैं, ऑल ओवर बर्ड देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियों के लिए ये वेक्टर का काम भी करते हैं। वेक्टर मतलब वाहक, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और अगला आपको लिखना है इसके अंदर साइज। नॉर्मल कॉकरोच की रेंज पूछेगा तो 1.4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस ध्यान रखनी है, या सेंटीमीटर में पूछेगा तो 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर। और जो आपके सिलेबस में पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, जो अमेरिकन कॉकरोच था, जो इंडिया में आया था और इंडिया में आज मोस्ट कॉमन कॉकरोच के नाम पर जाना जाता है, हर घर में मिल जाएगा, वो कौन सा कॉकरोच है। अच्छा, उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज मैंने बताया था क्या, ठीक है, 3453 ऐसे याद रहेगा, ठीक है, 3453 मिलीमीटर। सेट हुआ ब्रेन में या नहीं। हाँ बेटा, नॉक्टर्नल, ओमनीवोर्स, कॉकरोच से इस साल भी 2 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज तक जरा से कॉकरोच का है, ठीक है। हल्के में मत लेना, दुनिया में सारे मारे जाएंगे, यही एक बचेगा, ठीक है। हल्के में मत ले लेना इसको, ठीक है। हल्के में कुछ भी नहीं लेना है, जो चीज हम सीरियसली बताएंगे उसको सीरियसली लेना है, हल्के में कुछ भी नहीं लेना है। मेरी बात समझ रहे हो क्या, बढ़े आगे, चलो। तो अब बात करते हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करता हूं कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो बॉडी है वो एक्सोस्केलेटन है।
कॉकरोच के बाहर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। तो जो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन होता है किससे मिलकर बना होता है, काइटिन की प्लेट से मिलकर बना होता है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके समझाता हूं इस चीज को मैं। अगर मैं इसके एक्सोस्केलेटन की बात करता हूं, ठीक है, तो हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है और काइटिनियस होता है, बता दिया मैंने, ठीक है। ये कुछ हार्ड प्लेट से मिलकर बना होता है, इनको स्क्लेराइड्स बोलते हैं, स्क्लेराइड्स, ठीक है। तो इसी के बारे में बताता हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहां से नोट्स बनाने चालू कर, तो कुछ मैंने अंडरलाइन करा दिए वो लिख लेनी है और फिर यहां से नोट्स बनाने चालू करने हैं आपको। यहां से मॉर्फोलॉजी, तो आज का टारगेट हमारा मॉर्फोलॉजी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लाइन भूलनी नहीं है, ठीक है। इन काइटिनियस प्लेट को हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। एक डायग्राम बना के और समझा रहा हूं, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। एक डॉर्सल साइड पर प्लेट होती है, एक वेंट्रल साइड पर प्लेट होती है, इनको जोड़ने के लिए लेटरल साइड पर भी प्लेट्स होते हैं। एक्चुअल में कॉकरोच जो होता है ना वो सेगमेंटेड होता है। कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच, ट्रायंगुलर्स का हेड हो गया, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सेगमेंट्स, मेटामेरिक सेगमेंट। अगर कॉकरोच के एक सेगमेंट को निकाल के देखोगे, एक सेगमेंट को निकाल के देखोगे कॉकरोच के, तो हर सेगमेंट के अंदर 4 प्लेट होंगी। एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, 2 लेटरल साइड में होंगी। ऊपर, नीचे और 2 लेटरल साइड में। फिर से बोल रहा हूं, ऊपर, नीचे और 2 लेटरल साइड में। टोटल कितने प्लेट्स हो गए, 4 प्लेट्स हो गए। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वही मैं 4 प्लेट्स की बात करता हूं कि कॉकरोच की पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है। हर सेगमेंट में 4 प्लेट होते हैं, हर सेगमेंट में 4 प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इन 4 प्लेट्स को निकाल करके दिखा रहा हूं बाहर। और ये चारों ही प्लेट्स आपस में जुड़े होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। हम जोड़ भी देते हैं इनको। इतना ही नहीं, यहां जो प्लेट्स है, डायग्राम ड्रॉ करो उसको फटाफट। ठीक है। अब इन चारों प्लेटों के बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में जॉइंट भी दिख रहा है। समझाता हूं उसको, पहले प्लेटों का नाम लिख लो। ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, डोर्सल। नीचे क्या होगी, वेंट्रल, वेंट्रल प्लेट। साइड में कौन सी होगी, लेटरल प्लेट। दोनों साइड लेटरल में। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल में अंतर नहीं पता। अब समझो मेरी बात। जैसे मैं अपनी बात करूं तो किसी भी एनिमल का माउथ जिस सरफेस पर होता है, समझा,
किसी भी एनिमल का माउथ जिस सरफेस पर होता है उसकी उसकी वेंट्रल सरफेस होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेरी वेंट्रल सरफेस क्या होगी? आगे वाली सरफेस मेरी वेंट्रल होगी जहां मेरा माउथ है। मेरी डोर्सल सरफेस कौन सी होगी? जो उसका अपोजिट वाला पार्ट है, पीछे अपोजिट वाला पार्ट है, वो डोर्सल हो गई। समझ रहे हो? तो वेंट्रल और डोर्सल में अंतर समझ में आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, जिस सरफेस पर मेरा माउथ है वो मेरी वेंट्रल सरफेस है, और उसका अपोजिट वाला पार्ट क्या हो गया पीछे? डोर्सल। फिर से बोल रहा हूं, वेंट्रल डोर्सल। क्लियर है बिल्कुल? और बगल वाला पार्ट क्या हो गया? लेटरल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आ गया, ओके ठीक है। अब बच्चे ये भी पूछते हैं, सर एंटीरियर और पोस्टीरियर में अंतर क्या होता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। अब समझो एंटीरियर क्या होता है भाई? इस बॉडी का हेड जहां लगा होता है, हेड वाला रीजन जो होता है वो हमारा एंटीरियर पार्ट हो गया, और जहां टेल होती है फिर नीचे वाला अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर। तो किसी भी एनिमल का एंटीरियर और पोस्टीरियर समझना, ठीक है, ऐसे समझो। ये दिख रहा है ना ढक्कन, इसका ढक्कन, ये वाला ढक्कन पार्ट, ये माउथ है, मानो इस एनिमल का माउथ है। ये एनिमल ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो मैं पूछूंगा इस एनिमल का वेंट्रल साइड कौन सी है? जहां इसका माउथ है, जहां इसका माउथ दिख रहा है ना, ये इसकी वेंट्रल साइड है। तो डोर्सल साइड कौन सी होगी? अपोजिट डोर्सल साइड होगी। इस एनिमल का इंटीरियर पार्ट कौन सा है? जहां इसका हेड है वो इंटीरियर है। तो पोस्टीरियर कौन सा होगा? जहां इसकी टेल है वो पोस्टीरियर है। बगल वाली साइड लेटरल हो गई। ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चों को दिक्कत आई थी, इसलिए मुझे वो जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो आपको देता जाऊंगा, ठीक है। बच्चों ने जितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे शेयर करूंगा हर चीज। समझ गए ना बेटा? डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, एकदम क्लियर कट है। तो एनर्जी दे दो भाई। तो चाय से मिल गई है थोड़ी सी, पर थोड़ी सी मिली है। जो एनर्जी आपसे मिलती है ना वो चाय से नहीं मिलती। ओके ओके, बस 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 एनर्जी देते रहा करो, तो बस मेरी एनर्जी निकलती रहा करेगी, तभी एनर्जी आएगी, तुम्हारी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बहुत जरूरी है यार, बिना एनर्जी के जिंदा नहीं रह सकते मानो आज की डेट में, क्योंकि समझ रहे हो बहुत जरूरत पड़ती है बिना एनर्जी के। चीखना, 1 घंटे लगातार चीख के देखना, और 8 घंटे अगर कोई चीखेगा तो मर जाएगा। वो तो आप लोग हो, आप लोगों की सच में विशेष है और एनर्जी है जो कि मतलब समझ लो साथ दे रही है, तो खत्म, मामला खत्म, ठीक है। करके देख लेना, एक दिन 1 घंटे चीख के देखना, ऐसे ही समझ जाओगे। तो अब समझ में आ गया। अगर कॉकरोच की बात करते हैं तो डोर्सल सरफेस कौन सी होती है, वेंट्रल कौन सी होती है, लेटरल कौन सी होती है? डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, ये 3 सरफेस अब आपको बस 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 यही चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इनको जोड़ने के लिए, क्योंकि ये प्लेटें आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती हैं, मूव करने में कैपेबल है, मूव कर सकती हैं। ये प्लेटें क्या कर रही हैं? मूव कर सकती है, क्योंकि इनके बीच में जॉइंट्स हैं। इनके बीच में कौन बन रहा है बेटा? जॉइंट्स। ये क्या है? जॉइंट्स। ध्यान से देखना, यहां जो दिख रहा है ना, ये क्या है? जॉइंट्स। ये जॉइंट्स है, यहां नहीं, ऊपर बनाते हैं जॉइंट। जॉइंट बन रहे हैं प्लेटों के बीच में, तो जॉइंट बनाने वाली एक मेम्ब्रेन है जो जॉइंट बना रही है, तो रट्टा नहीं मारना है। जॉइंट मतलब ऑर्थो, जॉइंट मतलब ऑर्थो, ठीक है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो जॉइंट बनाती है, ऑर्थोरॉयडल मेम्ब्रेन, ऑर्थोरॉयडल मेम्ब्रेन। अब कभी भूलोगे तो नहीं इस मेम्ब्रेन का नाम। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलने वाले हैं? ऑर्थोरॉयडल मेम्ब्रेन। अच्छा, ऑर्थोरॉयडल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोरॉयडल मेम्ब्रेन। क्लियर? बिल्कुल, ऑर्थोरॉयडल मेम्ब्रेन। एक बात सेट करा ब्रेन के अंदर। अब दूसरी बात मुझे ये बताओ, अगर ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है, तो मूव करने को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन। एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट कर पा रही है, आर्टिकुलेशन कर पा रही है, खिसक पा रही है। आर्टिकुलेशन, खिसकना। बोन क्या करती है? आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। तो इसको हमने एक नाम और दिया, ठीक है, आर्टिक्यूलेटिंग या आर्टिकुलस जॉइंट। या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। अब रट्टा नहीं मारोगे, समझ में आ गई मेम्ब्रेन क्या है। अच्छा, एक और चीज दिख रही है आपको, पिंकिश कलर की दिखाई है हमने,
ये क्या है, ये मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स हैं जो डॉर्सल प्लेट को वेंट्रल प्लेट से जोड़ रही हैं। तो अब डॉर्सल प्लेट का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं टर्गाइड्स या टर्गा भी बोल सकते हो, टर्गा, इसको बोलते हैं स्टर्नाइड्स या स्टर्ना बोल सकते हो, इसको प्ल्यूरॉन बोलोगे, प्ल्यूरॉन। अब इन प्लेटों को भी कैसे याद रखें सर, हम भूल जाएंगे कौन सी टर्गा कौन सी स्टर्ना, डॉर्सल वेंट्रल। देखो हमारी वेंट्रल साइड तो याद रहेगी ना आपको, जहां माउथ है वो हमारी वेंट्रल साइड है। आगे एक हड्डी होती है बोन, कौन सी बोन होती है, स्टर्नम, हमारे आगे कौन सी होती है, स्टर्नम। तो हमारी जो स्टर्नम है वेंट्रल साइड पर होती है, तो इसकी भी स्टर्नाइड्स या स्टर्ना वेंट्रल साइड पर होती है। तो इसके वेंट्रल साइड पर कौन होगी, स्टर्ना। हमारी तरह याद रखोगे, अपने से कंपैरिजन कर दोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो इसकी जो वेंट्रल प्लेट है स्टर्ना है, और हमारी भी वेंट्रल बोन है वो स्टर्ना है, मतलब स्टर्नम है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। सर आप ऑफलाइन कहां पढ़ाते हो, कोटा में पढ़ाते हैं बेटा, कोटा विद्यापीठ, ठीक है। तो कोटा विद्यापीठ धूम मचा के रखा हुआ है, ठीक है। पर आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, ये आपका बैच, ये इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच है, ठीक है। कोटा विद्यापीठ के बच्चे भी इसका सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, ठीक है, मतलब ऑसम बैच है। तो आपको जो मिल रहा है ना बेहतरीन मिल रहा है, मतलब मैं बस यही कहूंगा, ठीक है। कोटा के बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो भी कहते हैं सर ऑसम, बेहतरीन, कोई तोड़ ही नहीं है सर। तो इसलिए कह रहा हूं कि बस जुट जाओ, लग जाओ और बेहतरीन रिजल्ट हो। कंटेंट में तो कहीं कमी है ही नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा, मटेरियल इतना दे दूंगा तुम समेट नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वो मैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे कैसे कराना है, एनसीईआरटी की मास्टरी कैसे करानी है, एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के कैसे कराना है, ठीक है। पर पहली प्रायोरिटी मेरी है कंसेप्ट जनरेट कर दूं आपके ब्रेन के अंदर। प्रैक्टिस के बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं टाइम टू टाइम, ठीक है, लाइव सेशन में आकर के आपको कराता रहूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जब आप बैठ रहे हो ना विश्वास करके नौका में, तो पार तो लगाएंगे ही, ठीक है। अब हम तो पार लगाएंगे, जो कितना विश्वास से लास्ट टाइम तक बैठता है ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपका विश्वास लास्ट टाइम तक अडग है तो टारगेट मिलेगा। अगर विश्वास डगमगाता है तो, मैंने बताया ना कि 5 पांडव पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिर्फ अर्जुन थे, कारण एक ही था कि अपने गुरु पर कितना विश्वास करते हो। तो वही तो बोला था, ठीक है, कि नकुल सहदेव और उन्होंने कि गुरुदेव आपने अर्जुन को वो कौन सी शिक्षा दी जो आपने हमें नहीं दी, वो सर्वश्रेष्ठ हो गए, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाए। तो उन्होंने एक ही बात की, सबको मैंने बराबर एजुकेशन दी है, मतलब शिक्षा दी है, पर वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए हुए क्योंकि वो फेथ, विश्वास, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा करते थे और ध्यान ज्यादा देते थे, उसी से होता है। इसलिए उन्होंने गेन ज्यादा किया। जो जितना कम फेथ, विश्वास, ध्यान, ठीक है, कंसिस्टेंसी, तो गेन कम करेगा, बस वही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। मटेरियल सबको बराबर मिल रहा है। इसी मटेरियल से एक एक क्लास से 4-4 बच्चे एक साथ दिल्ली एम्स के अंदर गए, एक ही क्लास से 4 बच्चे एक साथ दिल्ली एम्स के अंदर, रिकॉर्ड तोड़ था ये, ठीक है। नॉर्मल एम्स में तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मैं दिल्ली एम्स की बात कर रहा हूं। तो कंटेंट वही है, वही चीजें, वही मैं हूं, बस बच्चों का अंतर है कि कौन किस चीज को किस तरीके से गेन करता है। तो इसलिए अपना विश्वास कम मत होने देना, ठीक है। अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, लास्ट टाइम तक मैं सच कह रहा हूं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो, तो ये टर्म आपको याद रहेंगे। अब मैं ऐसे पूछूंगा कि टर्गा को स्टर्ना से कौन जोड़ता है, टर्गा को स्टर्ना से कौन जोड़ता है, टर्गोस्टर्नल मसल्स, टर्गोस्टर्नल मसल्स। तो यार टर्गोस्टर्नल मसल्स हैं जो टर्गा को स्टर्ना से जोड़ते हैं, टर्गा को स्टर्ना से टर्गोस्टर्नल मसल्स। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जिसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं बताने वाला हूं, ठीक है, हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो बेटा ये यहां से कहानी चालू होती है मॉर्फोलॉजी की। तो एनसीईआरटी का मैंने एक पैरा कराया आपको कि इसकी पूरी बॉडी छोटे छोटे काइटिनियस प्लेट के मिलने से बनती है, इनको स्क्लेराइड्स बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। ये 4 होते हैं एक सेगमेंट में, डोर्सल, वेंट्रल, 2 लेटरल।
डॉर्सल को क्या बोलते हैं, वेंट्रल को क्या बोलते हैं, लेटरल को क्या बोलते हैं, इन चारों को जोड़ने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन होती है और यहां कौन से मसल्स होते हैं। ओके, यस, सुपर सुपर। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मेरा लेक्चर समझ में आएगा, मैं जानता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी है, ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, हर तरीके के बच्चे को समझ में आएगा। बिल्कुल जीरो लेवल पर है उसके भी समझ में आएगा, टॉप लेवल पर है उसके भी समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल लेके चलता हूं, बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप पर लेकर के जाता हूं। मतलब सोच के ये चलता हूं कि मेरे सामने वो बच्चा है जो बिल्कुल खेतों में बैठा हुआ है, ठीक है, एकदम बिल्कुल फार्मर का बच्चा है, इसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, बस उसको एक मोबाइल है, नेट रिचार्ज है, ठीक है, उसको जीरो से लेकर के टॉप लेवल पर लेके आना है, टॉप लेवल पर, तो वो लेके चल रहा हूं। और टॉप लेवल वाले बच्चे को छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ऑनलाइन बैच के अंदर कई बच्चे ऐसे हैं जो रैंकर हैं, तो उनको तो लेके चलना ही है, ठीक है, तो टेंशन मत करो किसी भी चीज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, इस साल इस डायग्राम से ही 2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, तो मैं हर बार लिखाता था, हर बार बोलता था मेरे लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लो, आप मेरे लास्ट ईयर के नोट्स देख लो, ठीक है, उम्मीद ही देख लो मेरा लास्ट ईयर का, और उठा के देखना कि मेरे उम्मीद से ही सारा पेपर मिल रहा है नहीं मिल रहा, तब आपको विश्वास आएगा। जब उम्मीद से सारा पेपर मिल सकता है तो यहां तो मैं एक एक चीज की मास्टरी करा रहा हूं आपको, ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लो, बस आप साथ चलो, टीचर के साथ चलो। डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम को समझना है, इस डायग्राम पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ 2 विंग्स दे रखे हैं, और हमेशा बोला है मैंने टेगमिना पर क्वेश्चन बनेगा, इस बार बन गया, इस बार बन गया। और लास्ट ईयर के नोट्स देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने। टेगमिना जो होते हैं इसके 4 विंग्स है, कैसे विंग्स है, 4 विंग्स, ठीक है, इनका एक नाम और होता है, इसको इलाट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, टेगमिना को 4 विंग्स बोलते हैं, इलाट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, ये हाइंड विंग्स हैं। जो टेगमिना ये भी 1 पेयर होते हैं, 1 पेयर, प्रेजेंट इन थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, मीजोथोरैक्स, अरे यार क्या चलो, ठीक है, हटा के देखो यार, नहीं हट रहा, चलो चला जाएगा भाई, ठीक है, प्रेजेंट इन मीजोथोरैक्स, जबकि ये कहां प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर होते हैं, प्रेजेंट इन मेटाथोरैक्स। समझाता हूं मीजो मेटा क्या होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में इसके थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, समझो मेरी बात। ये वाला थोरैक्स हो गया प्रोथोरैक्स, ये हो गया मीजोथोरैक्स, ये हो गया मेटाथोरैक्स, मेटा 3 थोरैक्स होती है, ठीक है, प्रो मीजो मेटा। ये वाले विंग्स होते हैं ना, ये वाले विंग्स, ये यहां से मीजोथोरैक्स में जुड़े हुए होते हैं, यहां से मीजोथोरैक्स में, ये मेटा में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली दिख रहा है मेटा के अंदर जुड़े हुए हैं। तो टेगमेना जो होते हैं मीजोथोरैक्स से जुड़े होते हैं, और जो हाइंड विंग्स होते हैं वो मेटाथोरैक्स में जुड़े होते हैं। और प्रोथोरैक्स को कवर करने के लिए एक प्लेट होती है, ये प्लेट दिख रही है आपको, पूरी प्लेट, इसको प्रोनोटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोनोटम, विद अ कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रो मीजो मेटा, जो भी बताने वाला हूं डिटेल में मैं, ठीक है, तो बस ये मेन चीज है, ध्यान रखने आपको, विंग्स। अच्छा, मेल कॉकरोच का डायग्राम है, फीमेल कॉकरोच का डायग्राम है, जो बच्चे पढ़े हुए जरा बताओ, ये मेल का डायग्राम है फीमेल का, कॉकरोच सिलेबस में है, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हाँ बेटा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, देते रहना बीच बीच में, ठीक है। यहां तक बताओ, ये मेल कॉकरोच का डायग्राम है, फीमेल, देखो कौन बता पाता है मुझे, मेल 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 मेल, कुछ फीमेल भी लिख रहे हैं पर मेल ज्यादा लिख रहे हैं, जो फीमेल लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, क्योंकि ये फीमेल कॉकरोच का डायग्राम है, मेल का डायग्राम नहीं है।
क्योंकि मेल कॉकरोच में कुछ और चीज देखने को मिलती है जो फीमेल में नहीं मिलती। एनल स्टाइल, एनल स्टाइल, समझ रहे हो? स्टाइल मेल कॉकरोच मारता है, फीमेल कॉकरोच स्टाइल नहीं मारता, ठीक है, मारती, सॉरी, ठीक है, जो भी है। तो यहां पर एनल स्टाइल नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एनल सरकाई नजर आ रहे हैं, स्टाइल नजर नहीं आ रहे, स्टाइल नजर नहीं आ रहे, तो मतलब ये फीमेल है। स्टाइल होते तो ये मेल होता, बिल्कुल ये फीमेल कॉकरोच है। ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, पर बन जाए तो ध्यान रखना है, ये फीमेल कॉकरोच है, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। एंटी ने आप जानते हो, बेसिक चीजें बताएं आपको, अब डिटेल में बताने वाला हूं उसके बारे में। डायग्राम क्लियर है। बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। अब यहां से कहानी चालू होगी। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम नोटबुक पर बनाओगे, जो मैं लिखा रहा हूं सारा नोटबुक पे बनाओगे। एनसीईआरटी कुछ लाइन कराता हूं तो उसको नोटेबल पॉइंट में एनसीईआरटी इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिखोगे, ऐसे नोट्स बनने चाहिए बेहतर वाले। चलो, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अगर मैं हेड की बात करता हूं बेटा, हेड की बात करता हूं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, यहां हम एडल्ट की बात करेंगे। अच्छा पहले एम्ब्रियो करते हैं, फिर एम्ब्रियो को एडल्ट में कन्वर्जन करा देंगे। क्या हो गया भाई? यहां हम बात करेंगे एम्ब्रियो, यहां बात करेंगे एडल्ट। नंबर ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं, हेड वाले रीजन में कितने सेगमेंट होते हैं? एम्ब्रियो के अंदर 6 सेगमेंट, पर एडल्ट के अंदर कितने रह जाते हैं? ओनली 1 सेगमेंट। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इस पर क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एडल्ट का हेड कितने सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है? एडल्ट का हेड 6 सेगमेंट के आपस में फ्यूज होने से बनता है। ध्यान रखना, हेड का फॉर्मेशन 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ, थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं? कोई फ्यूजन नहीं होता। एम्ब्रो में भी 3 होते हैं और एडल्ट में भी 3 सेगमेंट होते हैं। हाँ, एब्डोमेन में थोड़ा वेरिएशन होता है, यहां पर 11 सेगमेंट होते हैं और फ्यूज एक हो जाता है, 10 सेगमेंट रह जाते हैं। टोटल सेगमेंट की अगर बात की जाए, टोटल की बात की जाए, टोटल सेगमेंट की बात की जाए, यहां 20 सेगमेंट्स होते हैं, यहां 14 सेगमेंट होते हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक चीज कवर करेंगे, पहले हम हेड पढ़ेंगे, फिर हम थोरैक्स पढ़ेंगे, फिर इसकी एब्डोमेन, यहां हमारी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला बात में स्टार्ट कर रहे हैं हेड। तो हेड वाले रीजन के अंदर, हेड वाले रीजन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेड का कवरिंग। कवरिंग क्या होती है, उसकी प्लेट कौन कौन सी होती है? हेड वाले रीजन की प्लेट्स, ठीक है। मानो ये कॉकरोच है, मानो ये कॉकरोच है, कौन है? कॉकरोच। कॉकरोच की ये नेक है, फ्लेक्सिबल नेक होती है ब्लू कलर की, और इस नेक से जुड़ा हुआ है इसका हेड, ये जुड़ा हुआ है हेड, समझ रहे हो ना? हेड, कॉकरोच का हेड, कॉकरोच चल रहा है, ये हेड घूम रहा है, हेड घूम रहा है, नेक से हेड घूम रहा है, ठीक है। तो इस हेड की अगर मैं बात करूं तो इस हेड में, सॉरी, इस हेड के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? इस हेड की कवरिंग, एक तो डोर्सल प्लेट होगी, 2 लेटरल प्लेट होंगे, एक वेंट्रल प्लेट होगी, और एक फ्रंट पर भी प्लेट दिख रही है ना, फ्रंट पर फ्रॉन्स, फ्रंट पर फ्रॉन्स। तो माउथ पार्ट नीचे होते हैं, माउथ पार्ट नीचे होते हैं, ठीक है, माउथ पार्ट नीचे होते हैं। तो माउथ पार्ट नीचे वाली प्लेट से जुड़े होंगे, वेंट्रल प्लेट से। फिर से बोल रहा हूं, ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच का हेड है। कॉकरोच मीन फ्लेक्सिबल नेक से हेड घूम रहा है, ये ढक्कन इसकी नेक है, फ्लेक्सिबल नेक, ये अपनी नेक से अपने हेड को चारों तरफ घुमा सकता है, ठीक है। हेड की कवरिंग की बात करते हैं। कवरिंग को बनाने के लिए ऊपर एक प्लेट है, एक नीचे प्लेट है, 2 साइड में प्लेट है और एक फ्रंट पर प्लेट है। तो समझो पहले, सबसे पहले कवरिंग एंड माउथ पार्ट दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं।
कवरिंग एंड माउथ पार्ट, ठीक है। चलो भाई अब इसको ट्रिक से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। समझो, सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डोर्सल साइड पे जो होगी वर्टेक्स, नीचे होगी क्लाइपियस, लेटरल साइड में होगी जीना, इधर भी जीना। ये कुछ ट्रिक्स है, मतलब जो ब्रेन के अंदर छपती है, मेमोरी बनती है। मतलब जैसे मैं बताऊं, दिल्ली का केस है। जब मैं दिल्ली में पढ़ाने जाता था एक जगह से दूसरी जगह, स्टार्टिंग का फेज है 2011-12 की केस है, तो उस समय मेट्रो यूज करता था स्टार्टिंग में, ठीक है, भीड़ भाड़ से बचने के लिए। तो मेट्रो में ज्यादा मेट्रो भरी भरी हुई मिलती थी, बहुत भरी हुई, ठीक है। जब मैं घर लौटता था तो मुझे कौन से चेहरे याद रहते थे, जो अजीब से चेहरे होते थे, ठीक है। जैसे एक लड़का था, ठीक है, उसके यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, यहाँ अजीब से उसने बना रखा था। फिर उसने यहाँ भी बाली पहन रखी थी, यहाँ भी पहन रखी थी, यहाँ भी पहन रखी थी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या। वो मेरे हमेशा भर गया दिमाग के अंदर, यार ऐसा भी हो सकता है, यार ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो जो नॉर्मल से कुछ हटके चीजें होती हैं वो ब्रेन में छप जाती हैं परमानेंटली। तो मेमोरी कैसे, मतलब ये कंसेप्ट है मेमोरी का। तो मैंने भी कोशिश की है कि यार किस तरीके से उसको पहचाना जाए। वही दिल्ली में मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, पर मेट्रो में कुछ नमूने मिल जाते थे, समझो एक नमूने, ठीक है, ठीक है। मतलब नमूने क्या, वो हमें हमारे लिए नमूने हैं, पर उनका एक मोटिव है यार हम सबसे हटके दिखें, हम सबसे, जैसे उसकी मेमोरी मेरे दिमाग में आ गई, ठीक है, उनके भी यही मोटिव होता है कि यार मुझे सब ऑब्जर्व करें, मुझे सब जाने, ठीक है, कि मेरी वो कार्टून वाली कंडीशन से। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि, ठीक है, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली में भी हम लोग भी रहते हैं, ठीक है, मेरा भी घर दिल्ली में ही है, पर कोटा में है हम लोग, ठीक है। तो मतलब दिल्ली के अंदर ऐसे भी चीजें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि वो एक मतलब सब जगह के लोग हैं वहां पर, तो सभी हर टाइप के लोग हैं। तो पर वो मेमोरी बन गई मेरे, तो ऐसी कुछ चीजें हमें इस तरीके से लेनी है जो आपके दिमाग में छप जाए। जैसे अगर मैं उसके हेड की बात करता हूं, कॉकरोच के हेड की, तो एक तो ऊपर प्लेट होगी, दो प्लेटें लेटरल साइड में होंगी, जेना कॉमन होती है, नीचे जो प्लेट होती है उसको क्लाइपियस बोलते हैं, पर एक प्लेट फ्रंट पर भी लगी होगी, फ्रॉन्स। समझ गए ना, ये पूरा हेड का रीजन बना, हेड का रीजन बना, समझो मेरी बात, ये इसका हेड है। तो एक प्लेट फ्रंट पर लगी होगी, फ्रंट पर फ्रॉन्स, एक ऊपर होगी डोर्सल साइड में वर्टेक्स, नीचे होगी क्लाइपियस, लेटरल साइड में होगी जेना। इससे मिलकर पूरा पूरा हेड बनेगा, पूरा कवरिंग बनेगी हेड की। समझ के, पूरी कवरिंग बन रही है हेड की, और फ्लेक्सिबल नेक की हेल्प से जुड़ा हुआ है ये कॉकरोच के पीछे वाले धड़ से। ये कॉकरोच है, कॉकरोच के पीछे वाले धड़ से ये हेड फ्लेक्सिबल नेक की हेल्प से जुड़ा हुआ है, ढक्कन नेक है इसकी, फ्लेक्सिबल नेक। समझ रहे हो ना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो शायद समझ में आपके आएगा। वर्टेक्स, जेना, क्लाइपियस। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये कवरिंग हो गई पूरी, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट डोर्सल, तो नीचे क्या होगा, वेंट्रल, वेंट्रल साइड में क्या लगी हुई, क्लाइपियस। इससे समझ जाओगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल में कॉकरोच के माउथ पार्ट किस प्लेट से कनेक्टेड होते हैं, पुराने क्वेश्चन से। तो कॉकरोच के माउथ पार्ट क्लाइपियस से अटैच होते हैं, ठीक है, माउथ पार्ट। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच अटैच विद क्लाइपियस, माउथ पार्ट अटैच विद क्लाइपियस, ठीक है। अब माउथ पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किस टाइप के होते हैं, एनसीईआरटी में भी रखा है, नीट में डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं। आप बोलोगे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। चलो एक क्वेश्चन ये आ गया, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं अटैच विद क्लाइपियस, अटैच विद क्लाइपियस, ठीक है। अगर माउथ पार्ट के टाइप्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रखा है टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट। मेरी भी आदत ऐसी, कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से लिखो, नोट्स ऐसे बने छप जाए ब्रेन के अंदर। तो माउथ पार्ट के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 लैब्रम,
नंबर 2 लेबियम, नंबर 3 हाइपोफेरिंक्स, नंबर 4 मैक्सिला, नंबर 5 मैंडिबल। ये 5 टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, जिसमें पेयर में क्या क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। पेयर क्या क्या होते हैं, लैब्रम, ये पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड। ये दोनों पेयर्ड में होते हैं, ठीक है। लैब्रम लेबियम हाइपोफेरिंक्स की बात करते हैं। लैब्रम लेबियम हाइपोफेरिंक्स सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है, दो ही पेयर्ड में। अब समझो लैब्रम क्या है, लेबियम क्या है, हाइपोफेरिंक्स क्या है, मैक्सिला क्या होती है और मैंडिबल क्या होता है। इन पांचों के बारे में समझना है। लैब्रम लेबियम हाइपोफेरिंक्स मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन कहां होगा, और नीट वाले पूछते भी सबसे ज्यादा यही है, लैब्रम लेबियम। लैब्रम लेबियम अपर लिप्स और लोअर लिप्स, अपर और लोअर लिप्स, इन पे क्वेश्चन आएगा, समझना। अपर लिप्स कौन सा है, लोअर लिप्स कौन सा है। फिर अपर जॉ लोअर जॉ याद रहेगा, ठीक है। टीथ मैंडिबल याद रहेंगे, टंग याद रहेगी, ठीक है। टंग बीच में होती है, अपर जॉ लोअर जॉ, अपर लिप्स लोअर लिप। अब लिप्स ही भूलेंगे और लिप्स पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लैब्रम लेबियम, अब कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे मैं बताता हूं। अगर टी शर्ट किस ब्रांड की है तो लेबलिंग कहां हो रखी है, इसके नीचे, कॉलर के नीचे लेबलिंग हो रखी होगी, है क्या, है, बिल्कुल है भाई। लेबलिंग कहां हो रखी है, समझना। दिख रही है लेबलिंग, दिख रही होगी, ये दिख रही होगी, दिख रही है लेबलिंग। कहां लेबलिंग हो रही है, कॉलर के अंदर हो रही है, बाहर नहीं हो रही है। लेबलिंग कहां होती है, कॉलर के अंदर। देखो दिख रही है क्या, दिख रही है भाई, दिख रही है, सबको दिखी, दिख गई। लेबलिंग कहां हो रही है, कॉलर के अंदर हो रही है। लेबलिंग कहां होती है, कॉलर के अंदर। अब कभी भूलोगे नहीं, लेबलिंग कॉलर के अंदर, यानी लेबियम, लेबल से याद रहेगा, लेबियम कॉलर के अंदर, मतलब लेबियम इनर, अंदर वाले लिप्स को बोलते हैं, आउटर वाले लिप्स को नहीं बोलते। लोअर लिप को लेबियम बोलते हैं और अपर लिप को लैब्रम बोलते हैं। अब नहीं भूलोगे। तो लेबियम कहां आ गया, लेबियम नीचे आ गया, मतलब लोअर लिप्स। तो लैब्रम अपर, अपर लिप। तो लोअर लिप जो होगा वो लैब्रम, तो लेबियम, और अपर लिप लैब्रम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है। अब नहीं भूलने वाले आप, पक्की बात है, ठीक है, मुझे पता नहीं भूलोगे। हाइपोफेरिंक्स टंग को बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिला और मैंडिबल, मैंडिबल लोअर जो है, मैंडिबल लोअर जो है, तो उसका जो लोअर जो है ना मैंडिबल, वो एक्चुअल में काइटिनियस टीथ हैं इसके, काइटिनियस टीथ मैंडिबल। मैक्सिला अपर जॉ, क्योंकि मैक्सिला के अंदर पल्प होते हैं, मैक्सिलरी पल्प बने होते हैं, बड़े बड़े पल्प होते हैं, वो मैक्सिला है। समझाता हूं अभी मैं, ठीक है। तो मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला इट इज अ सेंसरी पल्प, ठीक है। फिर सेगमेंट, सेगमेंटेड होती है, वन पेयर होती है, पेयर्ड होती है, सेंसरी पल्प होते हैं, ठीक है, इसके पास, ठीक है, मैक्सिला के पास। जबकि मैंडिबल इट इज अ काइटिनियस टीथ। तो अब ये समझ में आ गया कि लैब्रम क्या है एक्चुअल में, लेबियम क्या है, हाइपोफेरिंक्स क्या है, मैक्सिला क्या है और मैंडिबल क्या है। इसमें क्वेश्चन आता है सेकेंडरी मैक्सिला, या वो कौन सा लिप्स होता है जिसके पास पल्प होते हैं, मैक्सिला के जैसे पल्प होते हैं, तो कौन सा लिप होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। लैब्रम में लेबियम, लेबियम, लेबियम ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिला। क्यों, क्योंकि इसके पास होते हैं क्या,
सेंसरी पल्प, सेंसरी पल्प यहां प्रेजेंट होते हैं। तो लैब्रम, ये क्वेश्चन आता है, लैब्रम लेबियम क्या है? सेकेंडरी पल्प लैब्रम या लेबियम? लैब्रम लेबियम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर बनते हैं, ठीक है। लेबियम लोअर लिप, ठीक है। अब डायग्राम में भी दिखाता हूं इस चीज को मैं आपको, देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा, देखो ये तो लैब्रम अपर लिप हो गया, सिंगल सिंपल सा अपर लिप होता है, सिंपल अपर लिप होता है, सेंसरी होता है। लोअर लिप्स की बात करते हैं तो देखो पल्प दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, पल्प, ये पल्प है, ये पल्प है, ये पल्प है, ये सब पल्प। सेंसरी पल्प। ऐसी मैक्सिला में भी क्या होते हैं? सेंसरी पल्प, मैक्सिला में भी सेंसरी पल्प होते हैं। तो सेंसरी पल्प यहां मैंडिबल में भी देखने को मिल रहे हैं, और सेंसरी पल्प सॉरी लेबियम में भी देखने को मिल रहे हैं, और मैक्सिला में भी देखने को मिल रहे हैं। ये पेयर्ड होते हैं, मैंडिबल भी पेयर्ड होते हैं, ये तीनों अनपेयर्ड होते हैं। ये अपर लिप हो गया, लोअर लिप हो गया, लोअर लिप में पल्प सेंसरी पल्प होते, अपर लिप में सेंसरी पल्प नहीं होते, इसलिए देखने में मैक्सिला जैसे लगते हैं। सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिला। ये तो मैक्सिला ही, सेकेंडरी मैक्सिला। ये इसके 5 टाइप के माउथ पार्ट हो गए। आई या नहीं आई? पल्प लाइक स्ट्रक्चर, पल्प का मतलब इट इज आउटर अपेंडेजेस, अपेंडेजेस जो सेगमेंटेड अपेंडेजेस हैं, ठीक है, जो फूड को होल्ड करने का काम करते हैं, पकड़ने का, विंग्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, फूड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, सेंसरी होते हैं, ठीक है। सेंसरी नेचर, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, ये स्ट्रक्चर दोनों के अंदर होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं। समझ गए सर? ड्रॉ, यस, आपको खुद ड्रॉ करने, ये होमवर्क है, ठीक है, ड्रॉ, ये पार्ट एनसीईआरटी से होमवर्क है, आपको ड्रॉ करना है, ये भी एनसीईआरटी का आपको ड्रॉ करना है। नीट में एनसीईआरटी का ये डायग्राम छपा हुआ मिलेगा, छपा हुआ, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या इसमें मैक्सिला है, क्या इसमें मैंडिबल है, ये होमवर्क है। एनसीईआरटी का डायग्राम तो मैं आपसे ही बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये तो मेरा तरीका है, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे सारे बना रहे हैं, सब नोटबुक पे खुद ड्रॉ करते हैं, कुछ बच्चे एनसीईआरटी कट करके लगा लेते हैं, बिल्कुल गलत तरीका। गंदा डायग्राम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि मेमोरी बन जाएगी एनसीईआरटी की। अपने डायग्राम में खुद बनवाऊंगा, पर एनसीईआरटी वाले डायग्राम में आपसे बनवाऊंगा, ठीक है, पक्की बात है। तो ये पहचान में आ गए, माउथ पार्ट और कवरिंग एकदम क्लियर है। अब अगर मान लो ये वाला डायग्राम आ जाए तो मैक्सिमम बच्चा गलत करके आता है। अब समझो कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, इसके अंदर सब इरेज कर देते हैं, इसको हटा दिया, मैक्सिला गायब, मैंडिबल गायब, लैब्रम भी गायब कर दो, लेबियम भी गायब कर दो। ऐसे आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा? ऐसे आएगा, मानो ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन बना लेंगे, ठीक है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। पूछेंगे भाई, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ढेरों सारे, ठीक है भाई। लोअर लिप कौन सा है, अपर लिप कौन सा है, ठीक है, टीथ कौन से हैं इसके अंदर, क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे इसके ऊपर। अब कैसे आपको पहचानोगे? अगर ये डायग्राम आप खुद ड्रॉ नहीं करोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। अब तो कैसे पहचानोगे? कॉकरोच का हेड इस तरीके से, आंखें सामने, कॉकरोच का हेड ऐसे, आंखें सामने, आंखें सामने, कॉकरोच ऐसा, ठीक है, ऐसा। अपर लिप्स कहां होगा? अपर लिप्स कहां होगा? आगे। अपर कहां होगा? आगे। लोअर कहां होगा? पीछे। अपर लिप्स आगे, लोअर कहां होगा? पीछे, ठीक है। तो आगे वाला क्या होगा? अपर लिप यानी लैब्रम। लोअर लिप्स कहां होगा? पीछे। लोअर लिप्स कहां होगा? पीछे, यानी लेबियम। समझ मेरी बात? अपर लिप्स आगे, लैब्रम, लोअर लिप्स पीछे, लेबियम। और ये बड़ा सा दिख रहा है ना, उसमें प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये क्या है? मैंडिबल। तो ये जो पल्प दिख रहा है, बहुत बड़ा पल्प निकलता हुआ दिख रहा है, तो क्या है? मैक्सिला। आई या नहीं आई? हाँ, बेटा आई या नहीं आई? बताओ जरा फटाफट। ये माउथ पार्ट पहचान में आनी चाहिए। अब देखो, इसके अलावा यहां पर आपको
मैं बैक कर रहा हूं, वापस बैक, वापस बैक, वापस बैक। मैक्सला आ गई, लैब्रम देखो, लैब्रम आ गया, सी हटाते हैं, सी क्या है, लेबियम आ गया, बी हटाओ, बी क्या है, मैंडिबल आ गई। समझ में आ गया ना, सारे माउथ पार्ट आइडेंटिफाई करना आ गए। ठीक है, अब देखो कंपाउंड आइज। ठीक है, कंपाउंड आइज की बात करते हैं तो मेन आइज यही है, वन पेयर होते हैं, जो आगे कराने वाला हूं मैं, वन पेयर, ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि ऑसिलस होते हैं इट इज सिंपल आइज। सिंपल आई होते हैं बेटा, ये वेस्टिजियल होते हैं, कोई काम के नहीं होते। ठीक है, ये भी वन पेयर होते, वन पेयर, किसी काम के नहीं होते, वेस्टिजियल होते हैं। इसके अंदर होते हैं तो ये बताते हैं कभी ये काम के हुआ करते थे, पर आज की डेट में काम के नहीं है। समझे, समझ गए बेटा? बस ये ट्रिक मैंने आपको बता दी। हम क्वेश्चंस बनाएंगे कैसे, नीट वाले क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, वो ट्रिक भी मैंने बता दी। पहचान कैसे करनी है वो ट्रिक भी मैं बता रहा हूं आपको। हर चीज बहुत क्लासिक तरीके से लेके चल रहा हूं, बहुत क्लासिक तरीके से, समझ रहे हो? ओके भाई, एनर्जी चाहिए, एनर्जी डाउन जा रही है। चलो आगे, तो ये चीज समझ में आ गई, माउथ पार्ट समझ में आ गए। बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि ये पूरी कवरिंग हो गई, किससे अटैच होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिला किसको कहते हैं, क्योंकि सेंसरी पल्प यहां भी होता है और मैक्सिला में भी सेंसरी पल्प प्रेजेंट होता है। यहां तक कोई डाउट शाउट, एकदम क्लियर है ना? बस यही आग चाहिए, सुपर सुपर खतरनाक, मजा आ गया। चलो, तो ये वाला पार्ट भी क्लियर है एकदम, नो डाउट। अब बात करते हैं हेड में और क्या क्या बचता है। अब हेड की अगर बात करते हैं तो हेड के अंदर क्या क्या बचता है, ध्यान रखो भाई। हेड में एंटीने भी तो लगे हुए हैं, वन पेयर एंटीने। हेड के अंदर आईज भी लगे हुए हैं, तो हेड में एंटीने हैं, आईज है। ठीक है, दो चीजें और बची हुई ना हेड के अंदर। और हेड की पोजीशन भी समझनी है, हेड की पोजीशन क्या होती है, ये तीन बातें और बता रहा हूं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये एनर्जी चाहिए भाई, तुम देते रहते हो ना एनर्जी, तो ऐसा लगता है ना कितनी भी बुरी स्थिति हो बस लगे रहो बच्चों के संग। अब जिंदगी यही हो गई है बस, समझो। ठीक है, पूरा बस जुड़ चुके हैं आपके संग और कुछ भी नहीं है, बस यही लाइफ है, रियल लाइफ तो अब यही बची है। स्टार्ट करते हैं, चलो करते हैं। अब एक चीज तो हमारी कवर हो गई, अब सेकंड अब लेके चलते हैं, नंबर टू। नंबर टू, नंबर टू, पोजीशन ऑफ हेड। पोजीशन, पोजीशन समझनी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ हेड, पोजीशन ऑफ हेड। भाई हेड की एक्चुअल में पोजीशन क्या होगी, ये क्वेश्चन आता है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं हाइपोगनेथस पोजीशन। बता रहा हूं क्या बोलते हैं इसको, हाइपोगनेथस। क्या होता है हाइपोगनेथा, एक एक चीज खुल के समझाऊंगा आपको। हाइपोगनेथस, हाइपो, हाइपो माने नीचे, नेथा, नेथा माने जॉ, समझो मेरी बात। हाइपो माने नीचे, नेथा माने जॉ। ये है कॉकरोच, ये है कॉकरोच, कॉकरोच का ये है हेड, कॉकरोच का ये हेड। और अगर हेड की बात करता हूं तो उसमें जॉ कहां होता है, नीचे, क्लाइपियस से अटैच होता है नीचे। तो कॉकरोच का जो हेड होता है, कॉकरोच की बॉडी एक्सिस के 90 एंगल पर होता है। देखो 90 एंगल बन रहा है, बॉडी एक्सिस से 90 एंगल बन रहा है, 90 एंगल पर होता है। और जो नीचे होता है, जो नीचे होता है हाइपोगनेथा। समझना मेरी बात। मान लो मैं कॉकरोच हूं, ठीक है, तो मेरा हेड कैसा होगा, ऐसे होगा, नीचे ऐसे। दिख रहा है क्या, दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है, नीचे होगा। नीचे होने का मतलब है ये डोर्सल प्लेट हो गई, नीचे वेंट्रल, तो मेरे माउथ पार्ट कहां आएंगे, नीचे की साइड में आएंगे ना। तो मेरा कॉकरोच, मेरी बॉडी एक्सिस, मतलब कॉकरोच का हेड बॉडी एक्सिस के 90 एंगल पर होता है और नेथा, नेथा जॉ नीचे होता है, इसलिए इसको हाइपोगनेथस पोजीशन बोलते हैं, हाइपोगनेथस पोजीशन।
जैसे मानो ये फ्लेक्सिबल नेक है कॉकरोच की, फ्लेक्सिबल नेक, ठीक है। ये पूरा कॉकरोच मान लो इस तरीके से, ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच का हेड है जो फ्लेक्सिबल नेक की हेल्प से ट्रायंगुलर हेड होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। ये इसकी कंपाउंड आईज होते हैं, ये एंटीने होते हैं, आप जानते ही हो एंटीने, ठीक है। तो अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं तो बॉडी एक्सिस के कितने एंगल पर होता है? 90 एंगल। जॉ कहां होता है? नीचे। जॉ कहां होता है? जॉ नीचे। तो जॉ नीचे होता है, बॉडी एक्सिस के 90 एंगल पर होता है, ट्रायंगुलर हेड होता है। हाइपो माना नीचे, नेथा माना जॉ, हाइपोगनेथस पोजीशन होती है। नंबर 1। नंबर 2 एंटीने। 1 पेयर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सेंसरी इन नेचर, हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। ये एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। एंटीने 1 पेयर होते हैं, आप जानते हो, सेगमेंटेड होते हैं, आप जानते हो, ठीक है। 1 पेयर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सेंसरी इन नेचर, सेंसरी सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ये नहीं ऐसे घर में एंटीने लगाते हैं, ये घूमते रहते हैं और इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, क्या कोई आसपास तो नहीं है, भाई प्रे है या प्रेडेटर, पकड़ के खाना है या दुम दबा के भागना है। तो ये डिसीजन लेने के में इनके सेंसरी एंटीने हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है। तो सेंसरी एंटीने इनके हेड पर लगे होते हैं, ठीक है, जो मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है। जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो नंबर 3। अब नंबर 4 आईज और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, फिनिश हो जाएगा। बस आज इतना ही रखेंगे आईज तक। थोड़ा तबीयत बिगड़ रही है मुझे लग रहा है। आईज तक रखेंगे आज। आइस की अगर बात करते हैं बेटा, तो 2 टाइप के आइस होते हैं, कंपाउंड आइस एंड सिंपल आइस। एक मिनट रुको, 1 मिनट रुकना होगा आपको, 1 मिनट।
ओके, ऑडिबिलिटी प्रॉपर है, चलो कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मामला अब साउंड आ जाएगी, अब साउंड आ जाएगी, ठीक है, अब साउंड आ जाएगी, अब समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने आइस की बात करी, आइस कितने होते हैं, सिंपल आइस भी होते हैं, कंपाउंड आइस भी होते हैं। सिंपल आइस की बात करते हैं, इनको ऑसिलस बोलते हैं, वन पेयर होते हैं, वेस्टिजियल इन नेचर। इनका होना ये बताता है कभी ये फंक्शनल थे पर आज फंक्शनल नहीं है, ठीक है, आज बस मिलते हैं पर काम नहीं करते, ऐसे इनको बोलते हैं वेस्टिजियल, ठीक है, अवशेषी। कंपाउंड आइस की बात करते हैं, ये भी वन पेयर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ये भी वन पेयर होते हैं, पर ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंपाउंड क्यों बोलते हैं इनको, कंपाउंड का मतलब ये छोटी छोटी यूनिटों के मिलने से बनते हैं, ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कई के मिलने से बनते हैं। तो कंपाउंड आइस की यूनिट क्या होगी, कंपाउंड का मतलब कई के मिलने से बन रहे, तो यूनिट क्या होगी इसकी, ओमेटिडिया। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक आइस में कितने ओमेटिडिया होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2000, 20,000 कर दिया। ईच आई, एक के अंदर 2000, दोनों के अंदर 4000 हो गए, ठीक है। अच्छा, इनका विजन कैसा होता है, विजन और इमेज कैसी बनती है, इमेज। दो क्वेश्चन आते हैं, जो विजन होता है वो एपोजिशन होता है, समझाता हूं, और इमेज होती है, अच्छा विजन तो बोल दोगे आप मोज़ेक, और ये एपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें बताई है मैंने, ठीक है। तो कंपाउंड आइज का मतलब है जो कई, ये कंपाउंड आइज है जो छोटी छोटी यूनिट के रिपीटेशन से बनती है। जैसे मानो हमारी तो कंपाउंड आइज नहीं है, एक ही आइज है, एक ही रेटिना है, पर इसकी कंपाउंड आइज देखोगे ना, तो इसकी कंपाउंड आइज में छोटे 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 बहुत सारे रिपीटेशन होते हैं, उनको मेटिडिया बोलते हैं। यानी कह सकते हो एक आइज लगभग 2000 आइज के मिलने से बन रही है, यानी 2000 ओमेटिडिया के मिलने से एक आइज बन रही है, यानी उसकी यूनिट है। ऐसी आइज को हम कंपाउंड आइज बोलते हैं, कंपाउंड आइज, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, लगभग 2000 ओमेटिडिया होते हैं, ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, लगभग 2000 ओमेटिडिया, ठीक है। ये मान लो 2000 है, 2000 हर एक आइज में। अगर आप इसके सामने गए, समझना, ये आपकी बॉडी के 2000 टुकड़े कर देगा। अगर आप कॉकरोच के सामने गए तो ये आपकी बॉडी के 2000 टुकड़े कर देगा अपनी एक आंख के देखने मात्र से। दोनों आंखों से देखेगा तो ये आपकी बॉडी के 4000 टुकड़े कर देगा। आप समझ रहे हो, यानी इसका हर पार्ट आपकी बॉडी के एक पार्ट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मानो ये वाला ओमेटिडिया बॉडी का इस वाले पार्ट को देखेगा, ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा, तो ऐसी आपकी बॉडी के लगभग 2000 पीसेस हो जाएंगे। ये सारे 2000 पीसेस न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन इन सबको जोड़ेगा और जोड़ करके एक इमेज बनेगी, तब जाकर के आपकी पूरी इमेज होगी। बचपन में कभी एक, अब तो साउंड आ रही होगी बेटा, साउंड आ रही है क्या, हाँ अब साउंड आ रही है बेटा, थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, आवाज तेजी से नहीं निकल रही, बस अभी, ठीक है, इतना समझ लो। इसको आज पूरा कराते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे कल। तो हम बात कर रहे थे किसकी, थोड़ी सी किसकी बेटा, ओमेटिडिया। जैसे मानो आपने बचपन में गेम खेला हो, उस गेम में क्या करते थे हम, एक इमेज होती थी, उसके टुकड़े आते थे, बच्चों को उस इमेज को जोड़ना होता था। छोटे बच्चे उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं उस इमेज को, हम उस गेम को बोलते हैं मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब है छोटी छोटी इमेज के मिलने से जो इमेज बनती है वो मोज़ेक है। आप समझ रहे हो, छोटी छोटी इमेज के मिलने से जो इमेज बनती है बेटा वो मोज़ेक है। बचपन में कभी खेला हो, एक गेम आता था, कोई एनिमल की पिक्चर होती थी या किसी की पिक्चर होती थी, तो बच्चे उसको जोड़ते थे नंबर के हिसाब से, तो एक पूरी प्रॉपर इमेज बन जाती थी, उसको मोज़ेक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक। तो बस ये भी क्या करता है
ये छोटी छोटी इमेज 2000 इमेज बनती हैं आपकी बॉडी की हर एक मेटिडिया से। ये 2000 इमेज कहां जाती हैं? ब्रेन के अंदर। ब्रेन इन सबको जोड़ता है। कई इमेज के जुड़ने से जो इमेज बनती है उसको मोज़ैक बोलते हैं। इसलिए इसकी जो इमेज विजन होता है किस टाइप का होता है? मोज़ैक। मोज़ैक का मतलब है जो कई छोटी छोटी इमेज के मिलने से बनता है वो मोज़ैक विजन है। कैसा विजन है? मोज़ैक विजन है। छोटी छोटी इमेज के मिलने से बन रहा है मोज़ैक विजन है। ठीक है, ये नॉक्टर्नल होता है। जितने भी रात में एक्टिव होने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनकी जो विजन होता है ना वो क्लियर नहीं होता। जो इमेज बनती है क्लियर नहीं बनती, धुंधली इमेज होती है। इमेज कैसी बनती है? धुंधली। समझ रहे हो ना? ओवरलैपिंग करती हुई, इसको सुपर इम्पोज बोलते हैं। ओवरलैपिंग करती हुई सुपर इम्पोज। पर ये एक ऐसा नॉक्टर्नल एनिमल है, नॉक्टर्नल होते हुए भी इसकी इमेज एपोजिशन होती है, सुपर इम्पोज नहीं होती। एपोजिशन होती है, सुपर इम्पोज नहीं होती, यानी नन ओवरलैपिंग। इमेज कैसी होगी इसकी? नन ओवरलैपिंग। नन ओवरलैपिंग इमेज होती है। तो ये सारी बातें मैंने बताई है ना, सारी इंपोर्टेंट लाइंस हैं, सबसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे क्वेश्चन आएंगे। आज इतना ही रखेंगे, आज इतना ही रखेंगे। फिर से बोल रहा हूं, आईज पूरा रिवीजन मैंने टिश्यू का करा दिया है, कॉकरोच चालू करा दिया है। कॉकरोच की हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी में हेड वाला रीजन पूरा करा दिया, थोरैक्स और एब्डोमेन बचा है। ठीक है, जो कल खत्म करेंगे थोरैक्स और एब्डोमेन, और साथ में कम से कम 2 सिस्टम भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो लगभग कॉकरोच खत्म हो जाएगा। बचे हुए 3 सिस्टम जो हम अगली क्लास में खत्म करके पूरे के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जो थर्ड क्लास होगी उसमें संडे आपका नहीं बिगाड़ेंगे, टेंशन मत करो, क्योंकि इस बार टिश्यू और कॉकरोच के जितने भी क्वेश्चन होंगे थर्ड क्लास में एक साथ ले लेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ करेंगे। बस एनसीईआरटी आज आप पढ़ देना, आज थोड़ी मामला बिगड़ा है तो आप एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़नी है आपको। कितनी पढ़नी है बता दूं मैं? थोरैक्स और एब्डोमेन तो आज नहीं कराएंगे। एनसीईआरटी का पहला पैरा मैंने करा दिया है आपको, एनसीईआरटी का दूसरा पैरा मैंने करा दिया है आपको, एनसीईआरटी का तीसरा पैरा आपको पढ़ना है। बस यही एक होमवर्क है, ये एक पैरा पढ़ना है। फोर्थ पैरा आप अभी मत पढ़ना, ये मैं कल कराऊंगा, क्योंकि कल मैंने अभी इसका, ठीक है, जनरल चैम्बर में कल कराऊंगा, उसके बाद ही ये पैरा आएगा। तो फोर्थ पैरा मैं डिलीट कर रहा हूं, बाद बाकी का मैंने करा दिया है। ये पैरा आप कल करोगे। ये आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है पूरी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आइस मत भूल जाना। आइस की अगर बात करते हैं तो आइस के अंदर मैंने बता दिया है आपको क्या क्या होता है। कंपाउंड आइस, ठीक है, सिंपल आइस वेस्टिजियल होती है, ऑसिलस बोलते हैं। कंपाउंड आइस, कंपाउंड का मतलब छोटी छोटी आइस के मिलने से बनी है, उसको कंपाउंड टर्म यूज कर रहे हैं। और छोटे छोटे आइस को मतलब उसकी यूनिट को ओमेटिडिया बोलते हैं। 2000 ओमेटिडिया होते हैं, यानी आपकी 2000 इमेज बनती हैं, वो ब्रेन में जाकर के जुड़ करके सिंगल इमेज बनती है। तो इस टाइप के विजन को हम मोज़ैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोज़ैक। मोज़ैक एक गेम भी होता है। ठीक है, उससे आप कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, तो आज का एकदम सेट हो गया होगा ब्रेन में, समझ में आया नहीं आया रिस्पॉन्स देना। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।